हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटे ये ना जो आपकी बुक है उसकी एक्सरसाइज 2 है और आईआईटी शीट है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है वो शीट का नाम है, यूनिट नंबर 3 है। और उसमें ये सवाल बच्चों ने पूछे हैं 5, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18 और 19। इनको हम बेटा एक बार डिस्कस कर दे रहे हैं, है ना। तो इनको आप ध्यान से देखिए। ओके, आराम से समझ में आएंगे, बड़े आसान सवाल हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो एक बार ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बेटे क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें क्या कहा जा रहा है, करंट जो चल रही है वो एक्स एक्सिस की तरफ चल रही है। बहुत ध्यान से सुनना। करंट एक्स एक्सिस की तरफ चल रही है तो क्या होगा, अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पर ही है तो वहां कोई मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं होगा। तो देखो ये वाला पॉइंट तो देखो कहां है, 1 मीटर दूरी पर है। देखो ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो इसकी इस दूरी का कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि यहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ 1 मीटर ही ये दूर है, ये भी 1 मीटर दूर है। तो आपको पता है मैग्नीट्यूड आपको बताना है कहां इक्वल होगा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन आर माने दूरी। यहां पर भी दूरी 1 मीटर है, यहां इसका कोई महत्व नहीं है, तो ये दूरी भी कितनी है, 1 मीटर है। इसका मतलब जो करंट है वो भी सेम है, दूरी भी सेम है। इसका मतलब ए और सी पर, ए एंड सी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। मैग्नेटिक फील्ड सेम, ध्यान रखना मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, डायरेक्शन वाइज सेम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मैग्नीट्यूड में ही पूछा गया है। एक और पॉइंट देखो बेटा, आप देखो यहां पर ये पॉइंट देखो एक्स एक्सिस पर आ गया तो ये तो बेकार है। अब ये दूरी भी देखो आप 1 1 है, ये भी 1 1 है। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड यहां होगा 1, ये 1 क्यों बेकार हो गया, क्योंकि एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट बेकार हो जाएगा, क्योंकि करंट एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही है। तो बेटा इस तरह से ये और ये कॉन्फ़िगरेशन सेम है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करें तो वो पॉइंट बी पर, कहां कहां, एट पॉइंट बी एंड एट पॉइंट डी, इन पर भी सेम होगा। फिर मैं यही कहूंगा, मैंने जो बात की है उसमें मेनली मैग्नीट्यूड को ध्यान रख के सारी बात कही गई है। तो बताओ क्या पहला क्वेश्चन समझ में आ गया है। ये एक्स कोऑर्डिनेट को डिस्कस क्यों नहीं कर रहे हैं, करंट एक्स एक्सिस की तरफ चल रही है, तो फिर क्या होता है, हाँ, जिस डायरेक्शन में करंट चल रही हो अगर उसी वायर पर ही पॉइंट पड़े तो वो बेटा यूजलेस होता है, क्योंकि वहां कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता है। तो क्लियर हो गया होगा पहला वाला। अब एक सवाल और ले रहे हैं, देखो बेटा ये है 6। देखो जरा, बड़ा ही आसान सा सवाल है। देखो ये 4 कॉन्फ़िगरेशन दिए हैं और आपसे पूछा है बताओ कहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, कहां मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। ठीक है, तो देखो करंट चला लो, मान लो किसी भी दिशा में चला सकते हो, आपकी इच्छा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। मान लो मैंने ऐसे चलाई करंट, तो ऐसे करंट चल रही है, यहां से ऐसे आएगी, यहां से ऐसे आएगी, यहां से ऐसे ऐसे करंट चलेगी बेटे, राइट। तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएंगे। देखो इसकी डायरेक्शन देखो नीचे वाले की, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, तो देखो हम अंगूठा इधर करेंगे, करंट इधर जा रही है, उंगलियां इधर फैलाएंगे तो नीचे की तरफ आएगा। इसकी डायरेक्शन देखो, आप अंगूठा इधर करिए, उंगलियां इधर की तरफ फैलाइए। देखो मैं कॉपी को उल्टा करके समझा देता हूं, देखो जरा ध्यान से देखना, अंगूठा इधर, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी नीचे आएगा। तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा सोचो, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, दोनों मैग्नेटिक फील्ड को आसानी से जोड़ लेना, B1 प्लस B2। अब बताओ पहली वायर का क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना, आधा सर्किल है, तो पाई आई अपॉन आर, आर माने रेडियस, पाई आई अपॉन आर, आर माने ए, और इसी तरह से
पाई आई अपॉन बी, ये भी जुड़ जाएगा। चाहो तो पाई कैंसिल कर सकते हो, आपकी इच्छा है, तो ऐसे भी लिख सकते हो म्यू नॉट अपॉन 4, है ना। कितना रह जाएगा, आई भी कॉमन ले लोगे तो क्या रह जाएगा, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। पूरे सर्किल का मैग्नेटिक फील्ड याद है ना, कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर, और आधे सर्किल का पाई आई अपॉन आर, तो उसी को यूज किया है। ये मैग्नेटिक फील्ड पहले केस में आएगा। अब दूसरे केस में देखो, करंट मान लो ऐसे चल रही है जैसे पहले चलाई थी, यहां से करंट ऐसे जाएगी, देखो यहां करंट की दिशा पलट जाएगी, देखो ऐसे, फिर ऐसे जाती हुई, फिर ऐसे जाती हुई सर्कल को पूरा करेगी। तो यहां दोनों मैग्नेटिक फील्ड घट जाएंगे। ज्यादा कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि रेडियस कम है, तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4, लेकिन ये वाला मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, तो 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए, कुछ इस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ये पहला केस है, ये दूसरा केस है। ठीक है, क्लियर है सभी को, या डैश लगा दो क्योंकि इसे 1 केस, इसे 2 मान लो। अब तीसरे वाले में देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा जरा देखना, तीसरे वाले केस में देखो, फिर यहां पर क्या होगा बताओ, करंट ऐसे जा रही है, यहां से ऐसे चल के ऐसे जाएगी, यहां से ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी और ऐसे वापस। देख लो, आराम से चला के देखो, ऐसे ही चलेगी ना। अब यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा बताओ, म्यू नॉट आई अपॉन 4। देखो ये तो पूरी रेडियस है, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इसका होगा, तो 1 अपॉन बी की जगह यहां आएगा, बोलो कितना, 1 अपॉन बी की जगह, 1 अपॉन बी की जगह, यहां पर ये 1/4 सर्किल है बेटा, है ना, 1/4 सर्किल, यानी मैग्नेटिक फील्ड 1 अपॉन 2 भी आएगा, है ना। 1/4 सर्किल है तो मैग्नेटिक फील्ड आधा हो जाएगा क्योंकि लंबाई कम है ना। अब यहां बताओ क्या आएगा, यहां पर ये इसका सपोर्ट ही करेगा, तो 1 अपॉन कितना आएगा, 1 अपॉन सी, और माइनस ये वाला घट जाएगा, है ना, तो माइनस 1 अपॉन ए। देखो इसको ऐसे समझो और थोड़ा सा क्लियर कर देती है, म्यू नॉट आई अपॉन 4, 1 अपॉन बी को ऐसे समझ लो, 1 अपॉन 2b प्लस 1 अपॉन 2b, ये 1 अपॉन बी हो गया देख लो, माइनस 1 अपॉन ए। इससे कंपेयर आसानी से कर पाओगे। अब जरा यहां से खुद देखो कौन सा ज्यादा है, देखो ये सेम, ये भी सेम, ये 1 अपॉन 2b, ये भी 1 अपॉन 2b, ये भी सेम। अब देखो यहां पर आपको देखना है, ये भी बेटा 2c ही आएगा, है ना, क्योंकि ये भी 1/4 सर्किल है ना। अब यहां देखो बड़ा कौन है, ये बड़ा है या ये बड़ा है, बोलो कौन बड़ा है। तो देखो आप डायग्राम में देख रहे होगे, P छोटा है, C बड़ा है, C बड़ा है तो ये वैल्यू छोटी होगी, तो ये वैल्यू छोटी होगी, छोटी, स्मॉल। C बड़ा है, रेडियस ज्यादा है ना, तो C ज्यादा है तो आंसर कम आएगा, है ना, तो ये वाली वैल्यू छोटी होगी, ये वैल्यू बड़ी होगी। इसका मतलब B2 जो है आराम से समझा जा सकता है B3 से तो बड़ा है ना, यानी सबसे छोटा अभी तक B3 है, सबसे बड़ा B1 है, और फिर B2 मिडिल में आ गया, B3 छोटा रह गया। अच्छा, यहाँ 2 लगाने के कारण समझ में आ गया, ये बेटे हाफ सर्किल था ना, ये 1/4 सर्किल है, तो हाफ सर्किल से 1/4 सर्किल आधा होता है, आधे का मतलब 2 का डिवाइड, है ना, समझ आ गया होगा। अब यहां देखो बेटे, इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, फोर्थ केस में देखो, ये करंट जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, इस तरह से जाएगी, सब जुड़ते चले जाएंगे, तो ये आएगा म्यू नॉट अपॉन 4, और आई ध्यान से देखते जाना। अब यहां बताओ क्या आएगा, 1 अपॉन ए, ठीक है भाई, प्लस ये देखो 1/4 सर्किल है, तो 1 अपॉन 2c, समझ में आ गया होगा, प्लस 1 अपॉन 2b, 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, 1/4 सर्किल है तो 2 का डिवाइड करोगे। अब यहां देखो इन दोनों में कौन बड़ा है, देखो इसको फिर ऐसे ही लिख लो, थोड़ा सा समझना चाहो तो B1 को देखो, मैं थोड़ा सा और अच्छा करके लिख देता हूं, B1 को देखना इसको, म्यू नॉट, ताकि तुम्हें कंपेयर करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। 1 अपॉन ए, इसमें भी 1 अपॉन ए है, इसको कुछ नहीं करो,
इसे लिख लो 1/b को लिख लो 1/2b प्लस 1/2b। अब कंपेयर करो, देखो इसमें भी ये है, इसमें भी है, इसमें भी ये है, इसमें भी है। अब c छोटा है, c छोटा है, देखो c की वैल्यू छोटी है, ये रेडियस कम है, c छोटा है तो ये चीज बड़ी होगी, ये चीज बड़ी होगी, ये वाली चीज बड़ी हो जाएगी। c छोटा है तो ये चीज बड़ी, ये बड़ी तो B4 बड़ा, यानी सबसे बड़ा है B4। तो हमें क्या क्या नतीजा निकला भाई, सबसे बड़ा B4 है तो B4 इज मैक्सिमम। सबसे छोटा कौन है बोलो भाई, B3, तो B3 इज मिनिमम, यहां से देख लो। और अगर हम लिखें तो सबसे बड़ा B4, फिर उसके बाद नंबर आता है B1 का, फिर नंबर आता है B1 के बाद B2 का, और सबसे छोटा लास्ट में लिखा जाएगा B3। इस तरह से आप इन ऑप्शंस को बड़े आसानी से समझ सकते हो। ये 1/b को मैंने ऐसा क्यों लिखा है, समझ में आ गया है? 1/b को मैंने लिख दिया है 1/2b प्लस 1/2b। ऐसा करने से 1/b ही आएगा, लेकिन फायदा इससे सिर्फ ये होता है कि आपको समझने में, कंपेयर करने में थोड़ी मदद मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको मैंने चारों मैग्नेटिक फील्ड लगा निकाल के ही दिखा दिए, तो आसानी से कंपेयर अब कर लोगे। ठीक है, अब देखो बेटे एक सवाल और ले रहे हैं, ये अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से देखो। ये है क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से सवाल को पढ़ लेना, अच्छा सवाल है। देखो ऐसा है बेटे, जो मैग्नेटिक फील्ड दिया है ना वो एक्स एक्सिस की तरफ दिया है, सवाल को पढ़ लो आप समझ जाओगे, एक्स एक्सिस की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड। और देखो बेटे वेलोसिटी इस तरह से पार्टिकल एंटर कर रहा है थीटा एंगल बनाते हुए, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा V0 cos थीटा, ये V0 sin थीटा। अब अगर हम निकालें कि फोर्स किधर लगेगा शुरुआत में, तो मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ है, ये इधर पार्टिकल जा रहा है क्योंकि परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी से ही सर्किल का आपको सेंटर पता चलता है, तो फोर्स की दिशा से सेंटर पता चल जाएगा। फोर्स हमेशा सेंट्रीपिटल होता है, सेंटर की तरफ होता है ना। तो देखो अब यहां पाथ कैसा होगा, हेलिक्स होगा। ड्यू टू V0 cos थीटा पार्टिकल आगे जाता जाएगा, है ना, और इसकी वजह से पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा और इस वेलोसिटी की वजह से लगातार आगे बढ़ेगा। तो ये वेलोसिटी पार्टिकल को आगे ले जाएगी, हेलिकल पाथ होगा, और इसकी वजह से वो सर्कुलर मोशन करेगा। समझ आ गया होगा। अब देखो बेटा मैं जरा फोर्स की डायरेक्शन देख लेता हूं। देखो करंट है हमारी इधर, देख ही रहे हैं करंट इधर है क्योंकि पार्टिकल इधर जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारी एक्स एक्सिस की तरफ है, थोड़ा भाई देखो कॉपी को घुमाना पड़ेगा तब जाके एडजस्टमेंट सही बैठेगा। देखो दिख रहा है, पहले तो ये देखो। अब बताओ करंट किधर है, करंट है साहब इधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट है इधर इधर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड इधर घुमाना है ना। तो देखो बच्चों इस तरह की कुछ बात हो जाएगी, करंट को इधर कर लो, मैग्नेटिक फील्ड इधर, थोड़ा सा और घुमा के देखते हैं, वेल एडजस्ट नहीं हो पा रहा है मुझसे अभी। तो देखो अब देखो जरा, करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, देखो अब वेल एडजस्टेड है। देखो करंट देखो दिख रहा है इधर है, पॉजिटिव चार्ज जिधर चलता है वही करंट होता है, और घुमाने के लिए सिर्फ परपेंडिकुलर वेलोसिटी जिम्मेदार होती है, इसलिए परपेंडिकुलर वेलोसिटी की दिशा में करंट। और ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स देखो किधर लग रहा है, देखो किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, यानी जेड एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में, जेड एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में। और फिर देखो आप ध्यान से देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बदल रही है ना, हर T0 टाइम के बाद मैग्नेटिक फील्ड जो है दिशा बदल रहा है, देखो ध्यान से, है ना। तो पहले नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ फोर्स होगा, फिर फोर्स किधर होगा, पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ। तो इस तरह से फोर्स की दिशा लगातार बदल रही है। तो अब मैं इस पूरे मोशन को आपको वाई जेड प्लेन में दिखा रहा हूं, तो देखो कुछ इस तरह का मोशन हो जाएगा। ये वाई एक्सिस बनाई है करंट की दिशा, ये जेड एक्सिस है, ये नेगेटिव जेड एक्सिस है, ध्यान रखना इधर नेगेटिव ले लिया है समझाने के लिए, इधर पॉजिटिव है। तो देखो पहले पार्टिकल यहां से जैसे ही एंटर करेगा तो वाई जेड प्लेन में घूमता हुआ दिखाया गया है, ऐसे घूमेगा आधा टाइम पीरियड,
फिर आधा टाइम पीरियड। जैसे ही यहां आएगा सोई दिशा मैग्नेटिक फील्ड की बदल जाएगी। इसकी वजह से अब पार्टिकल कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा पॉजिटिव वाई जेड प्लेन में इधर की तरफ। यानी देखो पार्टिकल ऐसे घूम रहा है यूं, ये देखो ये घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, ये कंप्लीट एंड फिर ऐसे ऐसे। ओके, पहले बताओ इतनी बात समझ में आ गई, पार्टिकल कैसे घूम रहा है समझ रहे हो, किस प्लेन में घूम रहा है बहुत ध्यान रखना, ये वाई और ये नेगेटिव जेड एक्सिस है, और ये एक्स वाई प्लेन था, ये प्लेन अलग है, ये अलग है। लेकिन पार्टिकल लगातार इस वेलोसिटी के कारण आगे ही बढ़ता जाएगा, यानी घूम रहा है। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो इस तरह से ये आगे बढ़ता भी जा रहा है ना। ओके, इस तरह से आगे लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखो तुम्हें सबसे पहले पता करने हैं स्टेटमेंट्स। तो देखो यहां से जहां जाने में कितना टाइम लगेगा, t/2। फिर यहां से यहां वापस आने में पूरा t, फिर आधा टाइम और खर्च हो गया t/2, तो ये टाइम हो जाएगा 3t/2 और ये टाइम हो जाएगा 2t। इस तरह से चल रहा है। तो देखो ये टाइम है t/2, तो यहां पर t/2 टाइम खत्म होता है। अब यहां के अगर कोऑर्डिनेट की चर्चा करें तो बताओ क्या क्या कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। सबसे पहले आपको बताना है एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट के लिए यहां देखना पड़ेगा पिच। एक चक्कर में पूरी पिच चलते हैं हम, कितनी, p0 है ना, तो आधा चक्कर चलेंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट एट टाइम t/2 की बात कर रहा हूं, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका कितना भाई, p0/2। अब बात करता हूं वाई कोऑर्डिनेट की। वाई कोऑर्डिनेट आप देखिए पार्टिकल यहां है, जेड एक्सिस पर है, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 है। और जेड कोऑर्डिनेट की बात करें तो देखो ये दूरी है डायमीटर के बराबर, यानी जेड कोऑर्डिनेट नेगेटिव जेड एक्सिस पर है, तो -2r0 -2r0 ये t/2 टाइम पर कोऑर्डिनेट होंगे। राइट, अब बेटे हमसे पूछा गया है कोऑर्डिनेट बताइए 3t0/2 टाइम पर। जरा इसको भी देखो, एट टाइम 3t0/2, ये टाइम था t0/2, ये टाइम है 3t0/2। तो 3t0/2 पर पार्टिकल यहां आ चुका है इस जगह पर। कोऑर्डिनेट बताइए। एक्स कोऑर्डिनेट लगातार आगे बढ़ता जाता है, एक चक्कर में p0, डेढ़ चक्कर में, डेढ़ माने 3/2, डेढ़ चक्कर में 3/2 p0। अब बात करते हैं वाई कोऑर्डिनेट की। यहां आ गया है पार्टिकल, तो वाई कोऑर्डिनेट 0। अब बात करते हैं जेड कोऑर्डिनेट की। पार्टिकल यहां पर है, पॉजिटिव जेड एक्सिस पर है यहां, और डायमीटर के बराबर दूरी है, तो +2r0। ये अब अगर मैं कहूं कि ये मैक्सिमम कितना दूर होगा, तो आप देखो कितनी दूरी हो जाएगी, 2r0 तो ये दूरी है, और 2r0 ये दूरी है। तो एक्सट्रीम दूरी अगर मैं बताऊं तो एक्सट्रीम दूरी है यहां से यहां तक, यानी 4r0, ये एक्सट्रीम दूरी है। ठीक है, तो देखो बच्चों इस वजह से देखो ये स्टेटमेंट ना तुम्हारी बुक में दिया है गलत है। 3t0/2 पर कोऑर्डिनेट्स ये होंगे, ये सही बात है बेटा। देखो कोऑर्डिनेट यही आ रहे हैं, 3/2 p0, 0 और 2r0, तो ये कोऑर्डिनेट सही हैं। पूछे गए तुम्हारे यहाँ रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो ये राइट स्टेटमेंट है, मैं लिख दिया ये करेक्ट है, ये मिसप्रिंटेड हो गया है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। गलत सिर्फ एक स्टेटमेंट है कि ये जो एक्सट्रीम पोजीशंस होंगी वो 2r0 दूरी पर होंगी, जबकि हम कह रहे हैं ये दूरी 2r0 नहीं होगी, ये एक्सट्रीम पोजीशन 4r0 दूरी पर होंगी। बस एक यही स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है, बाकी स्टेटमेंट ठीक हैं। तो रॉन्ग स्टेटमेंट एक ही है, ये बेटा सही स्टेटमेंट है, बुक ने इसको रॉन्ग में दिखा दिया है, जिससे कि हम सहमत नहीं हैं। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, डायग्राम ध्यान से देख लेना है ना। ओके, और पाथ हेलिकल कब होता है, जब पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल पर एंटर करता है, तो उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाते हैं। इस वेलोसिटी के कारण वो लगातार आगे बढ़ता है, और इस वेलोसिटी के कारण वो सर्कुलर मोशन में घूमता है,
इससे उसका नेट पाथ हेलिकल हो जाता है। ये मैंने तुम्हें बेटे आर्टिकल भी पढ़ाया है, इसको चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, अब देखो बेटे एक सवाल और ले रहे हैं, इस पर जरा चर्चा कर लेते हैं। आसान सा सवाल है, बिल्कुल मुश्किल तो नहीं है। कौन सा क्वेश्चन है भाई? 11th। देखो इसमें ना पार्टिकल को यहां से आपने फेंका है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है ना इस रीजन में ही है जहां y ग्रेटर देन 0 है। यहां मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में नहीं है। तो जैसे ही यहां पहुंचेगा सो ही मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा और फोर्स के कारण उसका पाथ सर्कुलर हो जाएगा। तो उसने हमसे पूछा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, जस्ट एंटर करते ही कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर क्या होंगे, ये आप बताइए। तो देखो आसानी से निकाल लेते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले ये एंगल देख लो, आपको पता है tan थीटा होता है y/x, सारे बच्चों को ही पता है। y कोऑर्डिनेट जो है -1 है और x कोऑर्डिनेट -√3 है। तो 1/√3 दैट इज, ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। एक्स एक्सिस के साथ जो झुकाव है, ये एक्स एक्सिस है, ये झुकाव 30 है। तो पार्टिकल जब ऐसे करके यहाँ एंटर करेगा तो ये एंगल 30 डिग्री है। तो इस तरह से पार्टिकल एंटर करेगा। और आपको पता है फोर्स हमेशा किधर लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो देखो बेटा उसकी दिशा हम जरा देखते हैं, किधर होगा ये फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है 1 टेस्ला, देख लो जरा ऊपर की तरफ, देख पा रहे हैं? तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड देखो, ये करंट हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, देखो ध्यान से, ये करंट हो गई, देखो ये ऐसे करंट हो गई। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, फोर्स इधर 90 डिग्री पर ऐसे आएगा। इसका मतलब फोर्स इस दिशा में लगेगा, जिस दिशा में फोर्स लगे वो सेंटर की तरफ ही लगता है, क्योंकि फोर्स सेंट्रीपिटल होता है। तो कहीं यहां पर सेंटर होगा, राइट। अब रेडियस अगर पता चल जाए तो हम सेंटर के बारे में बता सकते हैं। आर होता है mv/qb। मास देखो भाई कितना दिया है, हाँ पढ़ लो सवाल में, 1 किलोग्राम है। वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी देख लो भाई 1 मीटर पर सेकंड है। चार्ज भी 1 है, मैग्नेटिक फील्ड भी 1 है। तो रेडियस आ जाएगी 1 मीटर। कर पाओगे? कोई दिक्कत हो तो बताओ, कर लोगे? ठीक है। अब देखो बेटा हमें चाहिए, ये रेडियस है, हमें इसके कोऑर्डिनेट चाहिए। ये आर पता है, तो देखो इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक तो ये होगा और एक ये होगा, है ना। तो एक कंपोनेंट कितना होगा बताओ? ये आर कॉस थीटा, है ना। तो एक्स कंपोनेंट हो जाएगा आर कॉस थीटा, और ये आई कैप की तरफ ही है। किधर की तरफ है? आई कैप की तरफ, इधर है। और वाई कंपोनेंट हो जाएगा नीचे की तरफ है ना, तो माइनस लगा लो, माइनस आर साइन थीटा। माइनस क्यों लगाया? नीचे की तरफ है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो प्लस ही रहा, ये नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है तो माइनस लगा दिया है, इस तरह से। तो आर कॉस थीटा, आर माने 1 और कॉस कितने डिग्री है? ये 60 डिग्री। ये 60 क्यों हो गया एंगल? ये 30 था। वेलोसिटी और रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये दोनों परपेंडिकुलर की वजह से ये एंगल 90 है। तो ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा cos 60, cos 60 जानते ही आप हाफ होता है, और r माने 1 और sin 60, sin 60 फिर आप जानते हैं √3/2। इसका मतलब इस सेंटर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x कोऑर्डिनेट हाफ और y कोऑर्डिनेट -√3/2। बहुत ही आसान है, आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, हाँ भाई कोई दिक्कत है? मोशन कौन सा होगा? सर्कुलर मोशन। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। सर्कुलर मोशन का सेंटर किधर होता है? आंसर, फोर्स जो होता है सेंट्रीपिटल होता है। तो जिधर फोर्स की दिशा है वही सेंटर पर हमें पता लग जाता है, सेंटर की तरफ होती है। तो सेंटर, फोर्स इधर आया है तो सेंटर भी इधर ही होगा। रेडियस आसानी से निकाल लोगे, कंपोनेंट करना आता ही है तुम्हें, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। माइनस लेने के कारण नेगेटिव है, वाई एक्सिस है। आसान है, कर पाओगे यहां तक? एक सवाल और देखते हैं, 12th है, इसे देखो जरा बच्चों केयरफुली। देखो बेटा समझना है, बहुत आसान है, बहुत ही इजी सवाल है। देखो बेटे ऐसा है, ये मैग्नेटिक फील्ड ना इस रीजन में ही है, इस तरह से
एक सिलेंड्रिकल रीजन में, इस रीजन की रेडियस भी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो ये जो है 10 सेंटीमीटर दूरी तक ही बस आपकी रेडियस में ही मैग्नेटिक फील्ड है। यानी इस पर जो फोर्स लगेगा, देखो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो फोर्स कितना लगेगा, आई एल बी साइन थीटा। तो आई माने करंट, एल माने 10 और 10 ये पूरा 20 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड बी और साइन 90, यानी फोर्स लगेगा 0.2 आई बी, 0.2 आई बी, और सवाल में इसकी वैल्यू 1.2 न्यूटन दी हुई है। कितनी दी हुई है वैल्यू, 1.2 न्यूटन। ये है। कोई दिक्कत हो तो बताओ, वैसे तो बहुत आसान सही है। ठीक है, और डायरेक्शन आप आराम से निकाल सकते हो। देखो ये करंट जा रही है, कह रहा है ये करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो फोर्स, करंट इधर नहीं जा रही होगी, उल्टा जा रही है, क्योंकि फोर्स डाउनवर्ड है, तो उसका मतलब करंट ऊपर नहीं जा रही होगी, नीचे जा रही होगी। देखो करंट ये हो गया, ये करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। देखो ध्यान से देखो, दिख पा रहा है, देखो करंट कहाँ है, नीचे की तरफ, करंट नीचे कर लो, मैग्नेटिक फील्ड इधर घुमा दो उंगली, फोर्स किधर आएगा, नीचे की तरफ। देखो एक बार और दिखा देता हूं, थोड़ा और देखो, एक बार समझो, देखो थोड़ा इस तरह समझो और देखो, मैग्नेटिक फील्ड, देखो करंट किधर है, नीचे की तरफ, नीचे मैग्नेटिक फील्ड, देखो करंट नीचे है, देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, फोर्स किधर आ रहा है, देखो नीचे, नीचे, तो फोर्स नीचे था, इस तरह से करंट किधर चल रही है, नीचे की तरफ। मैच हो गया सारा, देखो मैच हो गया, फोर्स नीचे है। अब यहां देखो बेटा, करंट नीचे की तरफ ही माननी है वायर में, ऊपर जो बना दिया है वो थोड़ा सा सही कर लो, करंट नीचे ही है, करंट नीचे जा रही है। अब जरा देखो बच्चों, यहां पर हमें फिर फॉर्मूला लगाना है फोर्स का F2 के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, आई, लेंथ लेंगे, लेंथ कितनी है बताओ, ये लेंथ है, ये दूरी 10 सेंटीमीटर है, देखो जरा ध्यान से देखना, ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये लंबाई हो गई हमारी L/2, क्योंकि L/2 इधर है, L/2 इधर है, तो ये L/2 है, ये 10 है, ये एंगल 45 है, तो ये भी 45 है, तो क्या लिखोगे भाई बताओ जरा, साइन 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन, या कॉस लिख लो, साइन छोड़ दो क्योंकि बेस है ये, तो कॉस 45 इक्वल्स टू बेस, बेस माने 10 और हाइपोटेन्यूज माने L/2, तो 10 अपॉन L/2, तो यहां से देखो L/2 निकल आएगा, L/2 हो जाएगा कितना, L/2 इक्वल्स टू 10 अपॉन कॉस 45, कॉस 45 1/√2, √2 ऊपर चला गया, 2 भी मल्टीप्लाई में, तो L आ जाएगा 20√2 सेंटीमीटर, मीटर में करोगे तो 0.20√2 मीटर, ये सेंटीमीटर में वैल्यू थी। अब वैल्यू लगाओ जरा, ILB है ना, ILB और साइन थीटा, चलो भाई वैल्यू लगा रहे हैं। आई माने करंट, वो पहले की तरह अभी भी आई है, एल माने लंबाई, अब लंबाई ये है तिरछी वाली, या ये लंबाई है, तो ये लंबाई कितनी है तिरछी वाली, 0.2√2, 0.2√2, मैग्नेटिक फील्ड बी, और एंगल है 45 डिग्री, साइन 45, साइन 45 1/√2 होता है, तो I 0.2√2 B और 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 0.2 IB। देखो पहले जितना ही है 0.2 IB, इसका मतलब फोर्स उतना ही रहेगा 1.2 न्यूटन, ठीक है, और वही दिशा रहेगी। देखो मैं तुम्हें एक मतलब इतना लंबा करने की जरूरत नहीं थी, समझाने के लिए मैंने किया है। मेनली याद रखो बेटा, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को,
आपको वो लंबाई चाहिए होती है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। आई एल क्रॉस बी होता है फॉर्मूला फोर्स का, आई एल क्रॉस बी। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट हो तो ये दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, तो आपको फिर साइन 90 से हो जाने की वजह से थीटा की जरूरत नहीं पड़ती है। तो देखो यहां पर आप केयरफुली देखो, यहां तो ये लंबाई कितनी है आप बताओ, 20 सेंटीमीटर है, और ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अब तुमने वायर को तिरछा कर दिया, तो आपको लेनी है इसकी परपेंडिकुलर वाली लंबाई, तो आपको ये लंबाई लेनी पड़ेगी, ये वाली जिसको मैं गहरा कर रहा हूं, ये लंबाई, क्योंकि यही मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो अगर आप ये लंबाई देखेंगे तो ये पहले भी 20 थी, इतनी ही थी, अब भी 20 है, तो परपेंडिकुलर लेंथ हैज नॉट चेंज। आपने ऐसा किया तो ये लंबाई बढ़ गई, लेकिन एंगल भी उससे आ गया आपका, तो एंगल का इफेक्ट ने इस बढ़ी हुई लंबाई को हटा दिया। देखो एंगल के इफेक्ट ने बढ़ी हुई लंबाई को हटा दिया। तो हमें सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी होती है। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट देख ले कि पहले भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस उतनी थी, अभी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस उतनी ही है, तो इसका मतलब फोर्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो वो डायरेक्ट लॉजिकली ही इसको कर सकता है, इतना उसे सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ आई बात? कैसे लॉजिकली कर सकते हो? बिकॉज परपेंडिकुलर लेंथ इन द टू केसेस इज सेम, हैंस द फोर्स विल बी सेम, नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ फोर्स। इस तरह से आप 12 को समझ सकते हो। ठीक है, एक सवाल और ले रहे हैं बेटे, इसको जरा देखो, बड़ा आसान सा ही सवाल है, ये भी कोई मुश्किल नहीं है ज्यादा। देखो बेटे ऐसा है, एक पार्टिकल ना जिसका चार्ज Q है, मास M है, वेलोसिटी पहले x एक्सिस की तरफ है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, जैसा कि आप देख रहे हो। जैसे ही यहां से मैग्नेटिक फील्ड शुरू होगा तो उसका पाथ क्या हो जाएगा? सर्कुलर। अब आप कह सकते हैं सर आपको कैसे पता कि सर्कल ऐसे ही बनेगा, नीचे इधर उधर क्यों नहीं बनेगा? आप भी पता लगा सकते हो, खाली आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। आपको पता है फोर्स ही सेंटर को बता देता है, फोर्स हमेशा सेंट्रीपिटल होता है। तो देखो ये करंट है, आप देख रहे हैं, राइट। मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड्स है, तो ये करंट है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है। देखो सेंटर यहां से ही देख रहा हूं, तो देखो आप देखो फोर्स किधर है, दिख रहा है अलोंग वाई एक्सिस। देखो ध्यान से, तो सेंटर कहां होगा? वाई एक्सिस पर। देख लो अंगूठा वाई के पैरेलल है, तो इसका मतलब मैं हाल ही समझ गया, सेंटर यहां होगा। पार्टिकल ऐसे घूम के इस सर्कल को पूरा करेगा जैसे सेंटर यहां हो, तो पार्टिकल इस तरह से घूम के यहां से बाहर निकल पाएगा। क्लियर हो गया डायग्राम? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो तुम्हें पता है ये एंगल 30 है बेटे, है ना, और आपको पता ही है ये 30 है, तो ये एंगल समझ सकते हो कितना हो जाएगा? 60। समझ गए? क्योंकि ये टोटल एंगल कितना होता है? 90। यहाँ पर एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा, तो इस तरह से ये सर्कुलर पाथ हो जाएगा। अब ये 30 है, ध्यान से देखो, ये 60 है, ये 90 है, 60 और 90 कितने हो गए? 150, तो ये एंगल 30 हो जाएगा। इसी तरह से ये एंगल भी 30 हो जाएगा, ये एंगल 60 हो जाएगा, ये 90। हर बार देखते जाओ, ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए, ध्यान से देख लो। तो ये 60, फिर ये आप समझ सकते हो, ये वेलोसिटी जो होती है रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है, तो ये 90, 60 और 90, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये 30। देखो ये 90 और 90 180, तो ये 30, और ये एंगल 30 है ही एक्स एक्सिस से, ये वाली लाइन 30 डिग्री का एंगल बना रही थी, तो इस तरह से ये टोटल एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। पहले एंगल सारे समझो, सारे समझ में आ गए या नहीं आए बताओ? अच्छा बताओ, ये 30, तो ये 60 समझ में आ गया 90 की वजह से, ये 90 हैं, 9 और 6 15, 150, तो ये 30, इसी तरह ये 30, फिर समझ सकते हो ये 60, ये 90, ये 30, ऐड करते जाओ 180 हो जाएगा, ये 30। तो देखो बेटा वेलोसिटी इस तरह से पार्टिकल बाहर निकलेगा, और एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा होगा 60 डिग्री बन रहा होगा, है ना। तो वेलोसिटी जो हो जाएगी हमारी, है ना, वो कितनी हो जाएगी बताओ? तो वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा v0 cos 60 हो गया ये कंपोनेंट, v0 cos 60, और एक्स एक्सिस की तरफ है तो v0 cos 60 i कैप, और इधर की तरफ हो जाएगा
वी नॉट साइन 60 जे कैप, ये वेलोसिटी होगी बेटा, है ना। तो वी नॉट कॉस 60, ये बेटा ऑप्शन ना तुम्हारे यहाँ जो है इसको करेक्ट कर लेना, ऑप्शन ए मिसप्रिंटेड है, उसमें दिया हुआ कुछ अलग है, जबकि सही वेलोसिटी इतनी होगी, ठीक है। तो इस ऑप्शन को थोड़ा सही कर लेना, वो ऑप्शन मिसप्रिंटेड है। तो वेलोसिटी होगी जब बाहर निकलेगा पार्टिकल, तो उसकी वेलोसिटी होगी वी नॉट कॉस 60 आई कैप प्लस वी नॉट साइन 60 जे कैप, ठीक है। अब देखो तुम खुद सोचो, पूरा चक्कर अगर लगाते हैं हम, पूरा चक्कर, तो हमें टाइम कितना लगता है, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। पूरा चक्कर समझते हो, 360 डिग्री चक्कर लगाते हैं, 360 डिग्री, तो 2 पाई यानी 360 डिग्री एम अपॉन क्यू बी। अब यहां पर टाइम कितना लगेगा, क्या तुमने ये पूरा चक्कर लगाया है, पूरा चक्कर लगाया है? नहीं, हमने तो चक्कर का कुछ हिस्सा लगाया है। कितना लगाया है? ये एंगल 60 डिग्री है, देखो ये इतना बस लगाया है। 60 डिग्री का मतलब हो गया, तुम खुद बताओ, पूरे चक्कर का 1/6 पार्ट, पूरा चक्कर 360 डिग्री का होता है, तुमने चक्कर का 6वां हिस्सा लगाया है 60 डिग्री, 360 डिग्री नहीं, सिर्फ 60 डिग्री का चक्कर लगाया है। तो आपको टाइम में 6 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो टाइम पीरियड में 6 का डिवाइड किया तो 2 से 6 3 बार कट जाएगा, तो पाई एम अपॉन 3, 2 से 6 कट गया है तो 3 क्यूबी, इतने समय में इतना चक्कर लग जाएगा। अब कोई पूछे कि ये दूरी कितनी होगी, तो ये दूरी आर्क है, आर्क निकालना है तो तुम्हें पता ही है, थीटा बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस, मालूम है तुम्हें। तो आर्क कैसे निकालोगे, आर्क हो जाएगा, जिसे मैं डिस्टेंस कह सकता हूं, वो ये आर्क है, ये आर्क ही डिस्टेंस है, ये आर्क। तो आर्क हो जाएगा थीटा इंटू रेडियस। थीटा याद रखना है, किस में लिखना है, रेडियन में। 60 डिग्री मत लिख देना, गलत हो जाएगा। कितना लिखोगे, π/3, 60 डिग्री माने π/3, और रेडियस तो सारे बच्चे जानते हैं कितनी होती है, mv अपॉन क्यूबी। तो इस तरह से आर्क ही डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकल आएगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगी। तो देखो वेलोसिटी वाला ऑप्शन सही कर लेना। टाइम पीरियड में 6 का डिवाइड क्यों किया, समझ सकते हो बड़ी आसानी से। ये पूरा 360 डिग्री चक्कर का समय होता है, हमारा चक्कर 60 डिग्री है, 6वां हिस्सा है, एंगल 6वां हिस्सा ही हमने ट्रेवल किया है, तो टाइम भी 6वां हिस्सा लगेगा। 6 का डिवाइड कर दिया है, 6 पार्ट ऑफ टाइम पीरियड विल बी टेकन, तो आराम से आ जाएगा। फिर डिस्टेंस आर्क इक्वल्स टू थीटा इंटू रेडियस करके निकल आएगी। मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों, ये आसान सवाल तुम्हारी समझ में आ गया होगा, ये सारे एंगल आपको समझ में आ गए होंगे। चाहो तो स्क्रीनशॉट करके जूम करके देख लेना सारे एंगल्स, ठीक है। तो आसान सा है, मुश्किल नहीं है ज़्यादा। एक सवाल और दे रहे हैं प्यारे बच्चों, इसको देखो जरा। देखो ये कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बेटे किधर है, एक्स एक्सिस की तरफ है। सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड गलत कह गया हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जेड एक्सिस की तरफ है, ऊपर की तरफ। ऐसा दिया हुआ है सवाल में, पढ़ लीजिएगा। अब बेटे कहते क्या हैं कि ये पार्टिकल ऐसे आ रहा है, यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आ रहा है, और इस पॉइंट का नाम P है, इस पॉइंट का नाम Q है। बहुत ध्यान से देख लीजिए, P पॉइंट पर वेलोसिटी एक्स एक्सिस की तरफ है, Q पॉइंट पर वेलोसिटी पूरी तरह से नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है, ठीक है, 2b हो जाती है। तो आपसे पहला सवाल पूछा गया है कि आपको पता करना है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, है ना। तो जरा देखो, हमने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई है, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम जो होती है वो तुम्हें पता है क्या होती है, वर्क डन यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बहुत ध्यान दीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किसकी दिशा में, फोर्स की दिशा में ही, इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फोर्स कितना लगेगा, समझ सकते हो, QE,
और इसी दिशा में डिस्प्लेसमेंट देखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है एक्स एक्सिस की तरफ देखा जाएगा। एक्स एक्सिस की तरफ डिस्प्लेसमेंट 2a है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2a। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी 2v है और इनिशियल वेलोसिटी v है। तो इस तरह से हम करेंगे, कितना आ जाएगा, QE इंटू 2a इक्वल्स टू हाफ m, 4v स्क्वायर में से v स्क्वायर चला जाएगा 3v स्क्वायर। तो E निकालना मुश्किल नहीं है, E निकाल लोगे बेटे तुम लोग। कितना आ जाएगा, 3mv स्क्वायर ऊपर है देख लो, नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ गया 2 2 जा 4, तो 4 और बताओ भाई क्या आ जाएगा, 4q और बताओ भाई क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4q और a। अब बेटे m/q जो है ना, वो शायद अल्फा दिया हुआ, देख लेना इसमें स्पेसिफिक चार्ज रेशियो अगर अल्फा दिया हो तो m/q की जगह अगर आप चाहें तो अल्फा लगा सकते हैं। किसकी जगह भाई, m/q की जगह अगर अल्फा दिया है तो लगा लेना, और नहीं दिया है तो कोई बात ही नहीं है, फिर m/q के टर्म्स में आंसर आ जाएगा, है ना भाई। तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो आराम से कर लोगे इलेक्ट्रिक फील्ड तक, तो कोई दिक्कत नहीं है। कई सवालों में m/q की जगह अल्फा दिया होता है तो आप लगा सकते हो, इसे स्पेसिफिक चार्ज रेशियो कहते हैं। तो देख लेना ऑप्शन में दिया हो तो लगा लेना, नहीं तो ये सफिशिएंट है। अब देखो बेटे मुझे पावर पॉइंट P पर निकालनी है, सावधान हो जाओ पॉइंट P पर। तो पावर होती है फोर्स इनटू वेलोसिटी, तो पॉइंट P पर ही देखेंगे, फोर्स QE हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण निकालनी है QE, और वेलोसिटी v, दोनों समान दिशा में होने चाहिए। 90 डिग्री पर होंगे तो मामला खटाई में पड़ जाएगा, क्योंकि FV cos थीटा होता है, तो FV cos 0, दोनों एक ही दिशा में है। फोर्स भी इधर ही है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसी दिशा में है, वेलोसिटी भी इधर ही है, तो आप आसानी से निकाल लोगे। पावर हो जाएगी QEV, cos 0 1 हो जाएगा, तो QE की वैल्यू लगा दो 3mv स्क्वायर अपॉन 4QA, और v तो ये लिखा ही है, तो एक q कट जाएगा भी, ऐसा है, तो ये आ जाएगा 3mv क्यूब अपॉन कितना आ जाएगा भाई, 4a, 3mv क्यूब अपॉन 4a। ये कहां पर निकली है पावर, कहां पर, पॉइंट P पर, किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, याद रहेगा। अब हमें चाहिए पॉइंट Q पर पावर, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी और मैग्नेटिक फील्ड के कारण। अभी फॉर्मूला बताया था, पावर होता है FV cos थीटा, तो फोर्स तो आप कह सकते हैं QE है, लेकिन वेलोसिटी देखो आप, ये 2v है, ये भी ठीक है 2v, लेकिन एंगल कितना है, फोर्स इस दिशा में है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, इधर फोर्स है, फोर्स इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, और वेलोसिटी 90 डिग्री पर है। तो जैसे ही cos 90 लिखोगे, cos 90, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली पावर Q पॉइंट पर 0 आ जाएगी। P पॉइंट पर तो आएगी, वहां एंगल 0 डिग्री था, लेकिन Q पॉइंट पर एंगल 90 होने के कारण पावर कंजम्पशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। अब हमें देखना है Q पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण पावर, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण हमें पावर देखनी है। तो तुम्हें पता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण कभी कोई पावर जनरेट नहीं होती है, कारण वही है FV cos थीटा, और फोर्स जो होता है सेंट्रीपिटल होता है। यहाँ देखो जैसे कोई चीज़ घूम रही है, देखो थोड़ा छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ, तो जैसे हम यहाँ देखें तो वेलोसिटी इधर होगी, ऐसे घूम रही है, यहाँ वेलोसिटी इधर होगी, यहाँ वेलोसिटी इधर होगी, यहाँ वेलोसिटी इधर होगी, और फोर्स हमेशा सेंट्रीपिटल होगा। तो कितने डिग्री पर होगा, ऑलवेज ही 90 डिग्री पर। कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। फोर्स सेंट्रीपिटल होता है, तो ये फोर्स और वेलोसिटी के बीच में हमेशा ही एंगल 90 होता है, Q पॉइंट पर ही नहीं, हमेशा होता ही 90 है। इसीलिए वर्क डन बाई मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ही 0 होता है, क्योंकि फोर्स सेंट्रीपिटल होता है, सेंटर की तरफ लगता है,
वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है, तो टेंजेंट और सेंटर की तरफ जाने वाला फोर्स परपेंडिकुलर हो जाते हैं। इस वजह से वर्क डन बाई मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज ही जीरो होता है। इसलिए कहा भी जाता है लॉरेंज फोर्स सिर्फ वेलोसिटी की दिशा तो बदल सकता है, लेकिन उसके मैग्नीट्यूड को बदल नहीं सकता है, क्योंकि वर्क डन बाई सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो होता है, एज वेल एज पावर ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स भी जीरो होता है। पावर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स या लॉरेंज फोर्स जीरो होता है। समझ में आ गया? ध्यान से सुन लेना। ये वैसे मैंने बेटे उसमें ना जब आर्टिकल किया तो वहां भी समझाया है, ठीक है। एक सवाल और लेते हैं, इसको देखो जरा। देखो आसान सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। देखो इस तरह से ना एक में करंट जा रही है ऊपर की तरफ, ऐसे देखो ये जैसे पेन है ना, ऐसे ऊपर की तरफ करंट जा रही है, और एक वायर में करंट जा रही है नीचे की तरफ, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी d है, ऐसा दिया हुआ है, और हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो पहले दिशा देख लेते हैं, दिशा किधर आएगी। देखो भाई ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, करंट इसमें देखो ऊपर की तरफ है, इस वाले में ऊपर की तरफ करंट ऊपर है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये रहा, ये इसकी तरफ उंगलियां हैं मेरी, करंट ऊपर है, तो धक्का किधर लगाऊंगा? वाई एक्सिस की तरफ। अब यहां देखो इसकी वजह से करंट किधर है, देखो ध्यान से, करंट है नीचे की तरफ, ऑब्जर्वेशन पॉइंट इधर है, करंट नीचे, ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये रहा, देखो करंट नीचे, ऑब्जर्वेशन पॉइंट दिख रहा है, ये है। अब बताओ धक्का किधर लगाऊंगा? इधर ही, वाई एक्सिस की तरफ, यानी दोनों बार धक्का इधर ही लगेगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो जे कैप की दिशा में आएगा। किधर आएगा भाई? ये तो हम समझ ही गए। तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड जुड़ेंगे, B1 प्लस B2, हालांकि B1 और B2 बराबर होंगे तो 2B1, और डायरेक्शन आएगी अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। अब काश के हम मैग्नेटिक फील्ड लिख सकें B1, सो काम बन जाएगा। इसके लिए हमने लगाया एम्पियर सर्कुलर लॉ, इंटीग्रल B डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स करंट थ्रेडेड बाई द लूप। क्लियर है? और I की वैल्यू कितनी होती है तुम देखते हो, J इंटू ए माने एरिया, तो इसको आप लिख सकते हैं म्यू नॉट, J का नाम करंट डेंसिटी, एरिया का गुणा कर देना है। करंट डेंसिटी होती है करंट अपॉन एरिया। आसानी समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। करंट डेंसिटी जानते हो, J I अपॉन ए, तो I हो जाएगा J इंटू ए, जैसा कि यहां देख रहे हो। अब B1 तो ठीक ही है, dl होता है 2 पाई r म्यू नॉट J, और एरिया होता है पाई r स्क्वायर। अरे भाई ठीक है, कुछ कट रहा हो तो बताओ, चाहो तो एक r से r काट सकते हो, पाई ऐसी रहने दो क्योंकि आंसर में पाई काटा नहीं गया है, तो आप भी रहने दो। तो B1 हो जाएगा बेटा म्यू नॉट J पाई r अपॉन 2 पाई। r की वैल्यू कितनी है? देखो ये पूरा डायमीटर हो गया सर्किल का, तो r की वैल्यू समझ सकते हो d/2 हो जाएगी। ये सर्किल है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट के चारों तरफ सर्किल बनाते हैं, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? d/2, ये r है, ये r, तो ये d का आधा है क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस d है, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? d/2। तो r की जगह d/2 लिख देना, तो म्यू नॉट J पाई अपॉन 2 पाई, और r की वैल्यू d/2। ये एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकल आया है। अब हमें चाहिए कुल मैग्नेटिक फील्ड, तो कुल मैग्नेटिक फील्ड 2B1 था ना, तो इसका ट्वाइस कर लो। ट्वाइस करोगे तो ये एक 2 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा म्यू नॉट J पाई d अपॉन 2 पाई। देखो यही आ जाएगा, म्यू नॉट J पाई d अपॉन 2 पाई। और डायरेक्शन तो हम पहले ही बता चुके हैं, किधर होगी? डायरेक्शन होगी अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो डायरेक्शन है अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। कर पाओगे? सिंपल एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाना है, जरा भी मुश्किल नहीं लगा होगा, आसानी से कर लोगे, ठीक है। चलो एक सवाल और देखते हैं, इसको जरा केयरफुली देखो बेटा। देखो ये है 18, ध्यान से देखना सभी लोग।
देखो बेटे, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर में करंट चलती हुई दिखाई गई है। आपको पता है इस करंट से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा हम निकाल सकते हैं आसानी से। जैसे ये देखो, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो गया, तो ये करंट है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा नीचे की तरफ। किधर आएगा? नीचे। नीचे समझ रहे हो किधर? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा नीचे की तरफ। यानी बी की वैल्यू है कितना? बी वेक्टर अगर लिखोगे तो बी इंटू माइनस के, ये है मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अब देखो बेटा, पार्टिकल को यहां से रिलीज किया गया है और उसकी वेलोसिटी v है, आप देख ही रहे हैं इस तरह से है। तो v के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो इधर हो जाएगा v cos 45 और एक इधर हो जाएगा v sin 45। एक कंपोनेंट इधर आएगा v का, एक वेलोसिटी का कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा इधर, ये v बीच में, एक इधर एक इधर, यानी ये माइनस है v sin 45। तो आप समझ सकते हैं, ये आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ? v अपॉन रूट टू आई कैप, और ये आ जाएगा v अपॉन रूट टू माइनस जे कैप। माइनस समझ गए? नेगेटिव वाई एक्सिस। तो इस तरह से वेलोसिटी को हम आसानी से लिख लेंगे। v मैंने कॉमन ले लिया है बेटा, तो आ जाएगा i अपॉन रूट टू और यहां से माइनस जे अपॉन रूट टू, ये वेलोसिटी है। मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ है, अभी मैंने समझा दिया तुम्हें। अब फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी क्रॉस बी। मुझे खाली बेटे डायरेक्शन से मतलब है, फिर यूनिट वेक्टर में निकाल लूंगा। तो जरा देखो, जरा डायरेक्शन, क्यू से तो कोई मतलब ही नहीं है। वी देखो, वी है वी आई अपॉन रूट टू भी बाहर ले लो, तो आई माइनस जे कैप, रूट टू मैंने बाहर ले लिया है बेटा, और क्रॉस बी माने हैं माइनस के कैप, है ना, तो माइनस के कैप, और ये वाला बी तो लिखा ही है। ओके, अब तुम्हें जरा डायरेक्शन निकालनी है एक्सीलरेशन की। तो आपको पता है फोर्स होता है एम ए, तो डायरेक्शन जो फोर्स की होगी वही एक्सीलरेशन की होगी। तो एक्सीलरेशन की दिशा के लिए जरा देखो किधर निकलेगी। पहले डायरेक्शन की बात ही कर रहा हूं। देखो क्यू वी बी, ये लिख लो भाई, क्यू वी बी अपॉन रूट टू, ये एम भी नीचे आ जाएगा एम। अब आपके पास साफ सुथरे में बचा है आई माइनस जे और क्रॉस माइनस का के, ध्यान रखना भाई। अब तुम लोग को जरा बताना है क्या आएगा, ध्यान दो। आई क्रॉस के कितना होता है? देखो ये मैं बना भी दूं, यहां बना देता हूं, यहां देख के देखते बताने चलना। आई जे के, आई से जे से के और के से आई। देखो भाई आई क्रॉस के क्या मिलेगा बताओ? आई क्रॉस के, आई क्रॉस के उल्टा चलना पड़ रहा है, तो माइनस जे मिलेगा, माइनस जे, और एक माइनस ये रहा, माइनस के था ना, तो एक नेगेटिव इफेक्ट और लोगे, तो ये हो जाएगा आपका जे कैप, है ना। अब ये देखो आपका ये है माइनस जे क्रॉस माइनस के, तो माइनस जे क्रॉस माइनस के, माइनस और माइनस प्लस जे क्रॉस के हो गया ये। अब जे क्रॉस के आप बताओ कितना होगा भाई? जे क्रॉस के बोलो भाई, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के ऐसे आएगा ना, जे क्रॉस के, तो ये आएगा आई, कितना आएगा? आई। देखो फिर देख लो, पहले में क्या करना था? आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के उल्टा चले तो माइनस जे, और एक माइनस का इफेक्ट लिया तो ये प्लस का जे हो जाएगा। और दूसरी बार करना है आपको, क्या करना है? माइनस जे इंटू माइनस के, माइनस जे क्रॉस माइनस के, माइनस और माइनस प्लस जे क्रॉस के आई हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो आ जाएगा बच्चों, वो क्या आ जाएगा बताओ जरा मुझे? एक्सीलरेशन आ जाएगा क्यू वी बी अपॉन अंडर रूट टू एम, देख रहे हो ना। और कितना आ जाएगा? ये आ गया आपका, कितना बचा बच्चों? जे
तो ये डायरेक्शन बची है और I, तो J प्लस I या I प्लस J, ये डायरेक्शन बची है हमारी, I प्लस J। ठीक है। अब एक बात और है बच्चों, ये जो पार्टिकल है इसका चार्ज नेगेटिव है क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ये ध्यान रखना, तो ये माइनस इलेक्ट्रॉन की वजह से और आ जाएगा। तो अगर एक्सीलरेशन की कुल दिशा देखो तो माइनस माइनस इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वजह से है, I प्लस J। अब यूनिट वेक्टर चाहिए, यूनिट वेक्टर निकालना आता है, वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दो। मैग्नीट्यूड आता है अंडर रूट I के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1, तो यानी √2 का डिवाइड हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन का यूनिट वेक्टर हो जाएगा माइनस, माइनस क्यों आ गया, इस चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, इस वजह से माइनस है ना, और I प्लस J अपॉन √2, तो एक्सीलरेशन इतना आ जाएगा। तुम लोग को समझ में आ पाया या नहीं? है बहुत आसान, कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं है, एक बार ध्यान से देख लो। लास्ट में माइनस आने का कारण और समझ लो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है बेटे, तो Q की जगह जैसे ही आप चार्ज लिखोगे माइनस ही, तो एक नेगेटिव निशान आ जाएगा और √2 आ जाएगा। यूनिट वेक्टर जानते हो, एनी वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर। वेक्टर है ये, मैग्नीट्यूड I का कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, J के कोफिशिएंट 1 1 का स्क्वायर 1 1 और 1 2 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारा यूनिट वेक्टर ये निकल आएगा। आसान है, कर पाओगे। ठीक है। एक सवाल और ले रहे हैं बेटे, इसको देखो, ये आपका एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर है 19। देखो क्या कहते हैं ये दे रहे हैं स्पेसिफिक चार्ज रेशियो। मैंने अभी बताया भी था बीच में, कई बार Q अपॉन M की वैल्यू दी होती है स्पेसिफिक चार्ज रेशियो, तो इसको अल्फा दिया हुआ है, जनरली अल्फा ही दिया होता है, तो स्पेसिफिक चार्ज रेशियो अल्फा है। स्पेसिफिक चार्ज रेशियो का मतलब होता है चार्ज अपॉन मास। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस की तरफ है, और स्टार्टिंग की है आपने ओरिजिन से पार्टिकल ने, और शुरू में पार्टिकल रेस्ट में था। ये सब सवाल में दिया है, आप सवाल पढ़िए, है ना। अब आ गया है वो पॉइंट x0, y0 और 0 पर, आपको इसकी वेलोसिटी यहां पर दी हुई है 4i माइनस 3j, तो इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल लोगे अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 5 मीटर पर सेकेंड हो गई वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। लगा रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ध्यान रखो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड द्वारा किया गया वर्कडन तो हमेशा 0 होता है। तो फोर्स, बोलो भाई फोर्स कितना है, फोर्स हो जाएगा, बोलो भाई QE0, फोर्स QE0 किस एक्सिस के अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो डिस्प्लेसमेंट भी एक्स एक्सिस वाला देखना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट हो गया x0 अलॉन्ग एक्स एक्सिस, फोर्स इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, displacement will be taken along x-axis because force into displacement in the direction of force, it is rather important. So both force and displacement are taken along x-axis. Change in kinetic energy half m 5 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वॉज 0, तो 0 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा QE0 x0 बराबर हाफ m इंटू 25। अब यहां से तुम्हें x0 निकालना है, तो x0 हो जाएगा, बोलो भाई 25m अपॉन 2, बोलो भाई 2 क्या बचा, Q और E0, Q और E0। m अपॉन Q तुम्हें दिया हुआ है, m अपॉन Q जो था, Q अपॉन m अल्फा था, तो ये उल्टा आ रहा है m अपॉन Q, तो m अपॉन Q हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा। क्लियर है, m अपॉन Q 1 अपॉन अल्फा, तो यहां लिख दो, तो ये हो जाएगा 25 अपॉन 2, ये m अपॉन Q की जगह अल्फा आ गया नीचे, और E0, ये हो जाएगा हमारा x0। तो देखो बेटे हमने कौन सी थ्योरम लगाई है, वर्क एनर्जी थ्योरम,
किसके लिए लगाई है? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। और वर्क एनर्जी थ्योरम तुम्हें पता है, वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लेना होता है। तो याद रखो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही दिशा में लिए जाएंगे। ध्यान से वीडियो को देखना, उम्मीद है सारा समझ में आ जाएगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।